नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भाई पढ़ ले के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो क्लास है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है एंड उसके पीछे का रीजन ये है कि आपको पता है कि आपके यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2026 का जो एग्जाम है वो है 19 जुलाई 2026 को। और हो सकता है कि आपने बहुत कुछ पढ़ लिया हो, बट कुछ सब्जेक्ट्स आपके क्या पता ऐसे हों जिसके आपको राइट सोर्सेज ना मिल रहे। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने आपके लिए ये सेशन बनाया है जिसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से ट्रेंड जो है, किस तरीके से क्वेश्चंस किस सब्जेक्ट से ज्यादा पूछे जा रहे हैं, किस सब्जेक्ट से कम पूछे जा रहे हैं। मतलब कि क्या ट्रेंड है पिछले 10 साल में, क्योंकि मैंने क्या किया है 2015 से लेके 2025 तक का डेटा उठाया है थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। कोई नेट से नहीं उठाया है, मैंने खुद सारे क्वेश्चंस को जाकर चेक किया है कि कौन से क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, और वही सारी चीजें मैं आपके साथ आज यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। ठीक है। साथ ही साथ इस टॉपिक में आपको क्या देखने को मिलेगा, सॉरी इस वीडियो में आपको क्या देखने को मिलेगा, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कौन कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड, आपका पूरा का पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, और फिर साइंस के आपके 3 सब्जेक्ट्स जो कि हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, है ना। इससे रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे। मैंने इसमें मैथ्स और रीजनिंग को ऐड नहीं किया है, ठीक है। साथ ही साथ मैं इस सेशन में आपको बताऊंगा कि राइट सोर्सेज क्या है, कहाँ से आपको पढ़ना चाहिए, कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और मैंने क्या किया है, सोर्सेज के साथ वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी कवर किए। लाइक होता क्या है कि अगर किसी ने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट सब कर लिया बट वो साइंस में वीक है, तो मैंने क्या किया है, मैंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। जैसे फिजिक्स के कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने चाहिए। अब मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप सिर्फ यही पढ़ के जाओ, मैं ऐसा कह रहा हूँ कि अगर ऐसा होता है कि आपके पास कम टाइम बचा है बट आपको पता है कि जो वेटेज है साइंस की वो भी अच्छी खासी है, तो ऐसा ना हो कि आप उसे छोड़ के चले जाएं। इसलिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मैंने यहाँ पर उन्हें ऐड कर दिया है, ठीक है। वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। देखो ये क्लास है सिर्फ और सिर्फ सीरियस एस्पिरेंट्स के लिए। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, देखो मैं थोड़ा सा डीप में समझाऊंगा, है ना। मैं ऊपर ऊपर से समझा के आपको आगे भेजने वाला नहीं हूँ, ना कि ऐसा छोड़ दूंगा कि बस मैंने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें बताई और आगे भेज दिया, ऐसा मैं नहीं करने वाला हूँ। मैं सब कुछ बहुत ही डीप में बताऊंगा, और आपको पता है कि बहुत ही कम एस्पिरेंट्स होते हैं जिनमें पेशेंस होता है पूरी वीडियो देखने का। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप यहाँ तक वीडियो में आए हैं, ठीक है, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप एंड तक बने रहें, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है, कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। साथ ही साथ सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि रोज रोज मतलब कि मंडे टू फ्राइडे, ठीक है, हम क्या करते हैं, द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करते हैं। रोज सुबह 9:30 बजे आपको ये सेशन देखने को मिल जाता है, मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ। देखिए मैंने क्या किया है, 2015 से लेके 2025 तक किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो यहाँ पे ऐड किया। ये सारे आपके यहाँ पर सब्जेक्ट्स हैं। जो साइंस के सब्जेक्ट्स हैं वो नेक्स्ट स्लाइड में है, ठीक है, वो तब देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको ना यहाँ पर क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारे लोगों को मिसकॉन्सेप्शन है कि ये नहीं पढ़ूंगा तो कोई बात नहीं चलता है, वो नहीं पढ़ूंगा तो कोई बात नहीं चलता है। लेकिन मैं आपको समझाता हूँ आज ये मतलब पूरा का पूरे डेटा से कि क्यों आपको सब कुछ पढ़ना और हर एक सब्जेक्ट को पढ़ना इंपॉर्टेंट है। देखो क्या हुआ, एंशियंट हिस्ट्री के 2015 में सिर्फ 3 क्वेश्चन पूछे गए, बट आप वहीं देखो 2020 में, 2023 में और 2025 में अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए। तो अगर आप सिर्फ ये सोच लें कि हाँ एक साल तो इसके क्वेश्चन नहीं पूछे गए, तो अब करने का क्या फायदा। यार देखो ऐसा मत करना। अभी आपने सिविल सर्विसेज एग्जाम की चर्चाएं तो सुन ली होगी कि किस तरीके से पैटर्न भी चेंज हुआ, और मतलब कि किस तरीके से पेपर बहुत डिफिकल्ट बनाया गया है ना। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि एक साल एक सब्जेक्ट से बिल्कुल क्वेश्चन नहीं पूछे गए, अगले साल उससे क्या पता डायरेक्टली 15 क्वेश्चन पूछ ले। तो आपको ये समझकर और ये देखकर किसी भी सब्जेक्ट को नहीं छोड़ना है कि उससे पहले कम क्वेश्चन आए। मैं एक और ट्रेंड आपको बताता हूँ, मिडीवियल हिस्ट्री के 2015-16 में जीरो जीरो क्वेश्चन आए, 2018 में भी जीरो क्वेश्चन आए, बट वहीं पर 2021 में 7 है और 2024 में 7 है। तो आप देखो कितने बड़े चंक ऑफ क्वेश्चन एकदम से पूछ लिए, जबकि
प्रीवियस ईयर में 2015, 16, 18 में उसके 0 क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। वहीं पे मॉडर्न हिस्ट्री देखो, मॉडर्न हिस्ट्री के 2015 में 19 क्वेश्चन पूछे गए, फिर एकदम से आप देखो यहाँ पे 2022 में 5 क्वेश्चन आ गए, 2023 में सिर्फ 3 क्वेश्चन आ गए, 2024 में सिर्फ 2 क्वेश्चन आ गए, और अगले ही साल 2025 में डायरेक्टली 10 क्वेश्चन पूछ लिए। तो इसीलिए मैं आपको ये ट्रेंड समझाना चाह रहा हूँ कि आप सिर्फ और सिर्फ ये देखकर कि पिछले कुछ साल में तो ये पूछा नहीं गया तो आगे भी नहीं पूछा जाएगा, इस गलतफहमी में मत रहना। यूपीएससी बहुत स्मार्ट है, वो ऐसा ही करता है, वो ऐसे ही उन स्टूडेंट्स को ट्रैप करता है जो ओवर स्मार्ट होते हैं, जो ये सोचते हैं कि पहले नहीं पूछा गया तो अब भी नहीं पूछा जाएगा, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है, प्लीज इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। बट एक चीज मैं बात बोलूंगा आपको कि अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ने का सोच भी रहे हैं कि आपके पास टाइम कम है, आप ज्योग्राफी को बिल्कुल मत छोड़ना। ज्योग्राफी के आप अगर क्वेश्चन देखेंगे तो 21, 20, 18, 21, 19, 18, 21, 11 अब कम पूछे गए हैं ना, हो सकता है 2026 में ये वापस इस ट्रेंड में आ जाए 21, 20 वाले में, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। फिर आप देखो इकोनॉमिक्स के 0 क्वेश्चन 2015-16 में, और अब देखो जरा 2021 में 12 क्वेश्चन, 2024 में 14 क्वेश्चन, 2025 में 12 क्वेश्चन। मैंने इसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ऐड नहीं करे, अगर मैं करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन इसमें ऐड करता ना इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो बजट वगैरह से आए हैं, तो ये नंबर और बढ़ जाते, ठीक है। वहीं पर इंडियन पॉलिटी से देखो, एक बारी को तो 25 क्वेश्चन आए थे, और 2025 में 6 क्वेश्चन आए हैं। तो हो सकता है 2026 में फिर से 25 क्वेश्चन या 20 से 25 क्वेश्चन के बीच में क्वेश्चन पूछ लिए जाए, तो आप बिल्कुल मत छोड़ना, ठीक है। पहले हम ट्रेंड देख लेते हैं, सोर्सेज बाद में देखेंगे, ठीक है। वहीं एनवायरमेंट इनिशियली आप देखेंगे 2015-16 में बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए, बट 2017 में 13 क्वेश्चन, 2021 में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा एनवायरमेंट से, और वहीं पर 2024 में 10 क्वेश्चन पूछ लिए। तो वो ऐसा कर रहे हैं कि किसी साल कुछ क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे किसी एक सब्जेक्ट से, और फिर एकदम से उसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो आपको मैं फिर बार बार यही बोलूंगा कि आप इस भूल में मत रहना कि वो इस सब्जेक्ट से क्वेश्चन नहीं बना रहे, हो सकता है उसी सब्जेक्ट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाए जिस साल आप पेपर दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो की तरफ चलेंगे, सेम चीज यहाँ पे देखी गई। एक बारी को 2015 में देखो फिजिक्स के सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे गए, और फिर वहीं पर 2020 में 12, एंड देन 2025 में 10। केमिस्ट्री के 2015 में 13 क्वेश्चन पूछे गए, और वहीं पर एक बारी को 2018 में सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे गए, और 2025 में वापस 10 क्वेश्चन पे आ गए। तो वो क्या कर रहे हैं, कभी क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं, कभी कम कर रहे हैं। तो आप इस चीज को बिल्कुल भी पहले से अपने दिमाग में सोच के ना जाएं कि इस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे या नहीं आएंगे। वहीं पे बायोलॉजी से 2015 में 0 क्वेश्चन थे, ठीक है। मैंने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, जो करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन थे, एनवायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन थे, उन्हें ऐड नहीं किया है, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना है। इसीलिए उस हिसाब से 2015 में स्टैटिक की बात करें तो बायो से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, और वहीं पे आप देखेंगे 2025 में 10 क्वेश्चन पूछे गए। तो याद रखना साइंस भी एक अच्छी खासी खासी क्वांटिटी जो है वो एग्जाम के अंदर रखता है। तो आपको साइंस नहीं छोड़नी है, जिसकी भी साइंस वीक है आप सेशन के एंड तक बने रहिए, मैं आपको बताऊंगा कौन से आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं, ठीक है, और क्या सोर्सेज। ओके, अब चलिए एक एक करके जितने सब्जेक्ट्स का हमने ट्रेंड देखा है उसके हम क्या करेंगे, उसके हम यहाँ पे सोर्सेज भी देख लेंगे। देखो, एंशंट हिस्ट्री जो है आपको पूरी की पूरी पढ़नी है, आपको छोड़नी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि आपके पास कम टाइम है, आप सोच रहे हैं कि मैं छोड़ू भी ना और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी कवर कर लूं, तो मैंने यहाँ पर आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऐड कर दिए, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, या फिर जिसे हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, आप उसे नहीं छोड़ सकते। उसके बाद बुद्धिज्म, जैनिज्म, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मेनली पूछे जाते हैं यहाँ से हीनयान से, महायान से, श्वेतांबर, दिगंबर, मतलब कि ये सेक्ट्स हैं बुद्धिज्म और जैनिज्म के, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। काउंसिल से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनकी पर्टिकुलरली बुक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। जैसे मजहिमा निकाया कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया, पाली लैंग्वेज में लिखा गया, ऐसे क्वेश्चंस यहाँ से बनाए गए हैं, तो आपको वो नहीं छोड़ने हैं। फिर उसके बाद आता है मौर्यन एंड गुप्ता एम्पायर। मौर्यन एम्पायर में भी अशोका को आपको नहीं छोड़ना है। गुप्ता एम्पायर में 3-4 रूलर बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। ये चीजें आपको नहीं छोड़नी है। प्लस इनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स है कि किसको क्या बोला जाता था, अगर कोई रेवेन्यू ऑफिशियल था तो उसे क्या बोला जाता था, ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स जो है वो आपको याद होनी चाहिए। ये सब एनसीईआरटी में दी गई है, कहाँ दी गई है,
क्लास 12th की एनसीईआरटी है थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, उसमें ये सब कुछ दिया गया है। मैं एक खुशी की बात आपके लिए ये है कि ये मैंने कवर किया हुआ है, कवर्ड। कहाँ कवर किया मैंने इसे? मैंने इसे कवर किया है फ्री में इसी चैनल पर, और इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। तो आप उस प्लेलिस्ट में जाकर इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 3 दिन लगेंगे उन वीडियोस को ख़त्म करने में। 4 to 5 वीडियोस हैं, और उसके बाद एक वीडियो एक्स्ट्रा है जिसमें मैंने सारी इंपॉर्टेंट जो बुक्स हैं और उनके जो ऑथर्स हैं एंशियंट हिस्ट्री के, वो मैंने डिस्कस करे हैं। तो आप वहां जाकर उस प्लेलिस्ट को देखकर ये वाला पोर्शन अपना कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मिडीवियल हिस्ट्री की तरफ। मिडीवियल हिस्ट्री का आपने देखा कि बहुत सारे क्वेश्चन तो नहीं पूछे जा रहे हैं, है ना, बट फिर भी हो सकता है यार कि अभी नहीं पूछे गए, अगले साल या फिर इस साल पूछ ले। तो आपको प्लीज कुछ छोड़ना नहीं है, बट फिर भी अगर आपके पास टाइम कम है तो ये टॉपिक्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ। विजयनगर एम्पायर आपको नहीं छोड़ना है, दिल्ली सल्तनत आपको नहीं छोड़ना है, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में भी आपको जहांगीर, औरंगजेब और अकबर को नहीं छोड़ना है। और याद रखना, जिस तरीके से मैंने बोला गुप्ता एम्पायर की एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स है, वैसे ही मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में भी कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स है, वो आपको बिल्कुल नहीं छोड़नी है। फिर उसके बाद आते हैं भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स, ये भी आपको नहीं छोड़नी है। वैसे ही एंशियंट हिस्ट्री में आप देखोगे कि शैवाइट्स और वैष्णवाइट्स वाला टॉपिक भी आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है। सोर्स इसका क्या है? जो एंशियंट हिस्ट्री है उसके लिए आपने जैसे देखा था क्लास 12th की थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री का पार्ट 1 था, ऐसे ही मिडीवियल हिस्ट्री के लिए उसी सेम बुक का पार्ट 2 है जो आपको पढ़ना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट, यहाँ से अच्छे खासी क्वांटिटी में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आपको बिल्कुल इसको नहीं छोड़ना है। आपकी जो प्राइमरी सोर्स रहेगी वो रहेगी स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम के अलावा मैं तो कहूंगा कहीं पर मत जाना, ठीक है। बट फिर भी मैं आपको पढ़ने का तरीका बता देता हूँ कि मॉडर्न हिस्ट्री आप कैसे कवर करना। देखो मॉडर्न हिस्ट्री, चलो ठीक है, मैं इधर 1498 से अगर आपको समझाना शुरू करूं कि आपको क्या पढ़ना है। 1498 से लेके 1707 तक, जब तक औरंगजेब की डेथ नहीं होती तब तक आपको क्या इधर इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा, आपको एडवेंट ऑफ यूरोपियंस वाला टॉपिक देखने को मिलेगा। वहां पे आपको क्या करना है, आपको ये देखना है मेनली पोर्तुगीज, फ्रेंच और इंग्लिश के पोर्ट्स कहाँ कहाँ पर सबसे पहले बने, ठीक है। फिर कौन कौन सी लड़ाई हुई इंग्लिश की, इंग्लिश ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बाकी ईस्ट इंडिया कंपनीज के साथ, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो ओवर पावर कर देती है। वो कौन कौन सी बैटल्स हैं जिससे उसने बाकी ईस्ट इंडिया कंपनीज को ओवर पावर किया, वो आपको याद रखना है इन टाइम के बीच में, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखेंगे 1707 से लेके, अगर मैं आपको लेके जाऊं 1800 तक, आपको पता है इधर बीच में बहुत सारी बैटल्स हुई, ठीक है। कौन कौन सी बैटल? जैसे बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासे, ठीक है। फिर आपको पता है टीपू सुल्तान और हैदर अली जो है हमारी, उन्होंने बहुत सारी वॉर्स लड़ी। ऐसे ही आपको जितनी वॉर्स है ना, वो आपको उसके ईयर्स याद रखने हैं, साथ ही साथ उसके बाद कौन सी ट्रीटीज हुई है वो आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर 1800 से लेके अगर मैं 1905 तक आपको लेके आऊँ, तो यहाँ पर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यहाँ पर आपको जो चीजें पढ़नी है वो है, आपको पता है कि बहुत सारी मूवमेंट्स हुई, रिफॉर्म मूवमेंट्स हुई, ठीक है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है हमारे हाँ, मैं नाम बोल रहा हूँ, चलो कोई बात नहीं, ट्रिपल आर, राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। इनकी जो मूवमेंट्स थी वो आपको जरूर पढ़नी है। इन्होंने कैसे ब्रिटिशर्स की हेल्प लेके सती को बैन करवाया, ठीक है, ये आपको जरूर पढ़ना है। मतलब इस तरीके के जो रिफॉर्म मूवमेंट्स है ना, जो फेमस लीडर्स हैं उनके द्वारा जो करे गए, वो आपको याद रखने हैं। साथ ही साथ इस टाइम पर बहुत सारी अपराइजिंग्स हुई थी, जैसे कि ट्राइबल अपराइजिंग, सिविल अपराइजिंग्स और पीजेंट्स अपराइजिंग्स, प्लस 1857 का रिवोल्ट, ये आपको पता करना है। 1857 के बाद किस तरीके से चेंजेस देखे गए ब्रिटिशर्स की एडमिनिस्ट्रेशन में, वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद बहुत सारे समाज ओपन हुए, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। 1905 के से लेकर 1947 तक तो प्लीज कुछ मत छोड़ना, एक भी सिंगल डिटेल मत छोड़ना, वो तो आपको बिल्कुल आनी चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर गांधीयन एरा जो है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो मास मूवमेंट हुई वो आपको पता होनी चाहिए,
ठीक है, मतलब 1905 के बाद तो मैं कहूंगा एक भी चीज मत छोड़ना। ठीक है, यहाँ पर तो आप थोड़ा सा मैंने जो बोला इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज है वो आप कवर कवर कर लेना, बट इसके बाद तो यार कुछ भी मत छोड़ना। ठीक है, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज है ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते, फिजिकल एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक है, ज्योग्राफी हमने देखा यार कितने सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसा हुआ ही नहीं कि किसी भी साल कि 15 से या 13-15 क्वेश्चन से कम पूछे गए हो, अच्छे खासे क्वेश्चन अच्छी खासी क्वांटिटी पूछी जा रही है। तो आपको ज्योग्राफी तो बिल्कुल नहीं छोड़नी, और दो जो आपकी प्राइमरी सोर्स होनी चाहिए ना, जो आपकी सोल सोर्स होनी चाहिए ज्योग्राफी को कंप्लीट करने की, वो होनी चाहिए क्लास 11th की एनसीईआरटी, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी कंप्लीट करने के लिए। और वहीं पर इंडियन ज्योग्राफी के लिए होनी चाहिए क्लास 11th की एनसीईआरटी, इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, और क्लास 12th की एनसीईआरटी उसमें पीपल एंड इकोनॉमी से रिलेटेड है, जिसमें बताया गया है रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ डेटा है, वो आप पढ़ लेना। बट मेनली आपको क्लास 11th की जो एनसीईआरटीज है ना, ये दोनों ही वो आपको पूरी तरीके से आनी चाहिए। अभी आपके लिए खुशखबरी है कि मैं कुछ ही दिन में ये चीज स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें मैं क्या करूंगा, मैं आपको सबसे पहले फिजिकल ज्योग्राफी करवाऊंगा एनसीईआरटी के थ्रू, और उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी करवाऊंगा एनसीईआरटी के थ्रू। तो आपका वहां से वो कंप्लीट हो जाएगा। प्लस मैं क्या करने वाला हूँ अभी आगे भी हम देखेंगे, पर मैं यहाँ पे याद आ गया तो बता देता हूँ। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंप्लीट करने वाला हूँ, जितने भी आपकी हिस्ट्री का पार्ट है, मतलब एंशियंट हिस्ट्री, मिडीवियल हिस्ट्री प्लस मॉडर्न हिस्ट्री, इन तीनों के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है पिछले 10 साल के, वो मैं कंप्लीट करने वाला हूँ। ठीक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, एनवायरमेंट, एनवायरमेंट का देखो यार ऐसा है कि एनवायरनमेंट के लिए कोई मैं पर्टिकुलर सोर्स आपको नहीं बोलूंगा। ठीक है, बट क्या है कि यहाँ ना कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पता होनी चाहिए आपको, कुछ मतलब कि जैसे प्रोटेक्टेड एरियाज है, लाइक आपके बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, नेशनल पार्क हो गए, इन सब के बीच में डिफरेंस क्या है ये आपको पता होना चाहिए। कुछ इंटरनेशनल कन्वेंशन है जो आपको पता होने चाहिए, प्रोग्राम्स है वो आपको पता होने चाहिए। अब क्या है, आपके लिए एक पॉजिटिव चीज है कि इसे मैंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए कंप्लीट करवाया था, जहाँ पे मैंने जो सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें ना वो कवर की थी, वो आपको सिर्फ 299 रुपीज में मिल जाएगी यहाँ यूट्यूब पे। ठीक है, यूट्यूब में आपको ज्वाइन का ऑप्शन दिख रहा होगा नीचे, वहां जाकर आप इसे कंप्लीट कर सकते हो। ज्यादा वीडियोस नहीं है, 9 वीडियोस है, बट छोटी छोटी है, 42-45 मिनट्स की। तो 3 दिन के अंदर आप इसे कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, इसका जो नाम है ना इस मेंबरशिप का, इसका नाम है गोल्ड मेंबरशिप। मेंबरशिप यूट्यूब। ठीक है, आप इसे यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं, बट फिर भी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें अगर आप पढ़ना चाहें तो यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, इंडियन पॉलिटी, सोल प्राइमरी जो आपका सोर्स है वो क्या है, एम लक्ष्मीकांत। मैं ये कहूंगा इसको मत छोड़ के जाना, कभी भी यूपीएससी ने चाहा तो इससे ही बहुत सारे क्वेश्चंस बना देगा। ठीक है, पॉलिटी से ही, पॉलिटी वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। अगर आपने कभी सोचा कि इतना बड़ा मेरे पास सब्जेक्ट है, मुझे रिवाइज करने के लिए कुछ नहीं मिल रहा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो आप क्या करना, फंडामेंटल राइट्स रिवाइज करना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स रिवाइज करना, फंडामेंटल ड्यूटीज रिवाइज करना। उसके बाद आते हैं प्रेसिडेंट प्लस गवर्नर। ठीक है, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, उनकी पावर्स के बारे में आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद बिल्स के बारे में आपको पढ़ना है, मोशंस के बारे में आपको पढ़ना है, देन स्पीकर एंड चेयरमैन के बारे में आपको पढ़ना ही पढ़ना है। पार्लियामेंट्री कमिटी ज्यादा नहीं, 5 पार्लियामेंट्री कमिटीज हैं जो इंपॉर्टेंट है, वो आपको पढ़नी है। जुडिशरी में आपको सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के बीच में क्या डिफरेंस है, किस तरीके से अपॉइंटमेंट होती है, क्या मिनिमम क्राइटेरिया है, वो आपको पता होना चाहिए। पंचायत मत छोड़ना, म्यूनिसिपैलिटीज मत छोड़ना, ये आपको पता होना चाहिए। इलेक्शंस अभी आपको बार बार देखने को मिल रहे हैं, जैसे बंगाल में भी हुए, अभी तमिलनाडु में भी हुए, तो इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो इलेक्शन कमीशन बिल्कुल पढ़ के जाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पे आ जाते हैं। इकोनॉमिक्स पे यार देखो कोई सोर्स नहीं है, बट मैं आपको कहूंगा कि आपके जो आपके कोचिंग के नोट्स है ना, आप उससे इसे कवर कर लो। ठीक है, कोई मैं आपको सोर्स वैसे नहीं बताना चाह रहा, क्योंकि सबके जो नोट्स है वो सेम ही है। ठीक है, सबके जो नोट्स हैं वो सेम ही है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है नहीं इस वजह से। बट फिर भी ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी के फॉर्मूलाज, ये क्या है, देखो क्या है, जीडीपी से किस तरीके से जीएनपी पे आप कन्वर्ट कर सकते हो जीडीपी को,
जीएनपी से कैसे आप एनडीपी पे या फिर जीएनपी से कैसे आप वापस जीडीपी पे जा सकते हो, ये जो फॉर्मूलाज हैं ये आपको पता होने चाहिए। रियल और नॉमिनल फैक्टर्स क्या हैं इनके, जीडीपी एट मार्केट कॉस्ट क्या होता है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या है, ये जो आपको डिफरेंस है ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। फिर आपको पता है कि इन्फ्लेशन को कर्व करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई लागू करती है, जिसमें बहुत सारे आरबीआई टूल्स हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर और ऐसी और भी टूल्स हैं। ये तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्वांटिटेटिव टूल्स हैं, क्वालिटेटिव टूल्स भी होते हैं, वो भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ आपको पता है मार्केट का स्ट्रक्चर होता है, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, इनके बीच में डिफरेंस पूछा जा सकता है, तो आप ये याद रखना। इकोनॉमिक्स में एक चीज याद रखना प्लीज, बजट कर लेना, बजट कर लेना। प्लस फाइनेंस कमीशन की अभी रिपोर्ट आई है, 16 फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट जो आई है वो आप प्लीज पढ़ लेना, ठीक है। ये चीज आपको करनी ही पड़ेगी, यहाँ से क्वेश्चन करंट अफेयर्स में पूछे जा रहे हैं, तो आपको ये करना ही पड़ेगा, ठीक है। आप यूट्यूब पर डालेंगे आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी, बजट को मैंने भी डिस्कस किया है। आप मतलब कि लिखिए यूनियन बजट 2026-2027 और उसमें आप आगे लिख दीजिएगा भाई पढ़ ले, तो आपको मिल जाएगा। मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो कवर करे हैं बजट के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बायोलॉजी, बायोलॉजी देखो साइंस क्या है ना कि बहुत इंपॉर्टेंट है इसे कवर करना। मैं ये बोलूंगा अगर किसी की अच्छी नहीं है ना साइंस, फिर भी आप प्लीज इसे कवर करने की कोशिश करना, इससे अच्छा चंक ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपने इसे छोड़ दिया तो फिर यार सिलेक्शन के चांसेस जो है थोड़े कम हो जाएंगे, ठीक है। जो सोल सोर्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इन्हें मत छोड़ना। क्लास 9th की जो एनसीईआरटी है उसमें चैप्टर 5 और चैप्टर 6 आपको नहीं छोड़ना। क्लास 10th की एनसीईआरटी साइंस में चैप्टर 6 और चैप्टर 7 आपको नहीं छोड़ना। क्लास 11 12th की जो एनसीईआरटी है उसमें यूनिट ऑन ह्यूमन फिजियोलॉजी क्लास 11th में दिया गया है, और लास्ट 4 चैप्टर जो हैं क्लास 12th की एनसीईआरटी के वो आपको नहीं छोड़ने हैं, ठीक है। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं इट इज मोर देन इनफ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिजिक्स की अगर हम बात कर लें तो फिजिक्स वही, अब किसी की अगर साइंस अच्छी नहीं है, जिसकी अच्छी है वो तो ऑब्वियसली पढ़ के जाएगा, जिसकी अच्छी नहीं है उसको मैं बता रहा हूँ। एब्सोल्यूट सोर्स जो आपके लिए रहने वाला है वो है क्लास 9 की एनसीईआरटी का चैप्टर 8 से लेकर 12 तक के जो चैप्टर है वो आपको पढ़ने हैं, और क्लास 10 की जो एनसीईआरटी है उसके चैप्टर 10 से 13 तक आपको पढ़ने हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। केमिस्ट्री की अगर बात करते हैं, केमिस्ट्री बहुत लोगों की स्ट्रांग नहीं होती, मेरी खुद नहीं है स्ट्रांग, तो इस वजह से मैं ये आपको आपके लिए इजी बना रहा हूँ चीज़ें, ठीक है, क्योंकि मुझे भी पता है कि कई बार कुछ सब्जेक्ट्स हमारे लिए इजी नहीं होते, तो उसमें से हमें क्या पढ़ लेना है सिर्फ उतना पता होना चाहिए। जैसे हम कहते हैं ना लो हैंगिंग फ्रूट्स, लो हैंगिंग फ्रूट्स आपको कभी नहीं छोड़ने। लो हैंगिंग फ्रूट्स का मतलब है कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बहुत सिंपल होते हैं, जो कोई भी सिर्फ एक बार पढ़ के भी कर सकता है, तो वो चीज़ें आपको नहीं छोड़नी, ठीक है। ऐसे ही क्लास 9 की जो एनसीईआरटी है केमिस्ट्री की, उसमें चैप्टर 1 to 4 आपको बिल्कुल कंप्लीट करना है, और क्लास 10 की एनसीईआरटी में चैप्टर 1 से 5 आपको नहीं छोड़ना है। ये दोनों जो आपके मतलब कि एनसीईआरटी है इसके जो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है ये आपको बिल्कुल कवर करने हैं, नहीं छोड़ने, ठीक है। अब आप लोगों को लग रहा होगा बार बार वीडियो देखनी पड़ेगी अगर यही चीज़ें समझनी है तो, ऐसा नहीं है। मैं भाई पढ़ ले डिफेंस जो है उसके टेलीग्राम चैनल पे मैंने अभी नया नया बनाया, आज ही बनाया, इस पे मैं इस पीडीएफ को अपलोड कर दूंगा, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, आप उस चैनल पे जाके इसको देख सकते हैं इस पीडीएफ को, प्लस जो अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज आने वाली है आप उसे भी एंजॉय कर सकते हैं। सारी नोटिफिकेशन कब कौन सी क्लास आएगी मैं इसी टेलीग्राम चैनल पे बताऊंगा। अगर डायरेक्टली ना मिले तो कोई बात नहीं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डाल दूंगा, आप वहां जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही है। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और भी अगर आपके कोई डाउट्स होंगे तो वो डाउट्स भी मैं क्लियर करूंगा, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।